हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर की ये सीरीज चल रही है, जिसका ये 34th वीडियो है, जिसमें कि मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने ये पूरी की पूरी सीरीज बनाई है, जो कि 2020 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया था। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें। उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है वो आपको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में ही सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार सारी वीडियोस देख पाएंगे। साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य वो सारे परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की इस सीरीज को मिस कर रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएं और इस सीरीज से जुड़कर वो पूरे क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट पेपर में आते हैं उसको कवर करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करता हूँ इस 34th वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आ गया इस वीडियो का, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। क्या योगदान था? धार्मिक सद्भाव में, राष्ट्रीय एकता में, हिंदू और मुसलमान की एकता में, या फिर सामाजिक सद्भाव में। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है ए, धार्मिक सद्भाव में इनका पूरा योगदान रहा। और ये जो भक्ति और सूफी जो आंदोलन हुआ था, ये 15वीं और 16वीं, ठीक है ना, इन दोनों शताब्दियों के समय में ये भक्ति आंदोलन चला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, उत्तरी अमेरिका के प्रहरी हैं, क्या हैं? उष्णकटिबंधीय वन, नदी की बेसिन, पशु फॉर्म, या फिर शीतोष्ण घास स्थल। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है शीतोष्ण जो घास स्थल है उसको उत्तरी अमेरिका के प्रहरी कहा जाता है। ठीक है ना, और इसमें ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये प्रहरी, प्रहरी किसको कहा जाता है? शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है। और सवाना, दो नाम होते हैं हमें उत्तरी अमेरिका में, एक सवाना और एक प्रहरी। और सवाना किसको कहा जाता है? सवाना कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, इसको भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, वो शीतोष्ण घास स्थल हो गई, और ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है ना, जिसको कि सवाना कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको दोनों पॉइंट, सवाना और प्रहरी। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका की। तो ये दोनों उत्तरी अमेरिका की हैं। प्रहरी शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है और सवाना उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनमुख यानी कि एस्चुरी इसको बोलते हैं, ठीक है, ज्वार नद मुख बोलते हैं इसको, बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? कावेरी, कृष्णा, महानदी, या फिर नर्मदा। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एकमात्र इसमें ये ऑप्शन है जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है ना, एस्चुरी मतलब कि एक खड्डे से होती हुई एकदम से खाई में जो गिरती है जो भी नदी, ठीक है ना, उसको एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश की नदी है, और मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसकी जो मध्य प्रदेश में लंबाई है वो कितनी है? 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। और पूर्ण लंबाई अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश के अलावा दो राज्य और हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, तो उनको मिलाकर ये लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। बाकी की ये तीनों नदियां जो हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, जहाँ पे कि अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। और कावेरी, कृष्णा और महानदी ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है ना, और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती हुई गिरती है। ठीक है ना, खंबात की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया चौथा, निम्नलिखित में से स्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जनजाति नहीं है? जूनिपर, मोहगनी,
सिल्वर फर या फिर स्न्यूस। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है महोगनी। ये महोगनी जो है ये हिमालयी वनस्पति नहीं है, ठीक है। ये जो वनस्पति है ये इक्वेटर पर जो वर्षा होती है, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं, वहां पे जो वर्षा वन होते हैं वहां पर पाई जाती है ये वनस्पति, ना कि हिमालय पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाण काल का एक प्रसिद्ध भव्य स्थल है? प्रसिद्ध स्थल है, सॉरी। आदमगढ़, भीमबेटका, एरन या फिर चंबल की घाटी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है एरन। एरन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के ये सागर में है एरन, ठीक है ना। यहाँ पे की ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर तांबे के औजार और कई ऐसी चीज यहाँ पर जो कि मानव निर्मित है। वहां पे उस समय जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था उस समय वहां के मानव ने ये तांबे के जो औजारों का उपयोग किया था, तो वही साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एरन सती प्रथा के लिए भी बहुत ज्यादा मानी जानी जाती है। सती प्रथा का यहाँ पर प्रमाण मिला है, ठीक है ना, एरन में, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, राज्य के किस प्रसिद्ध चित्रकार को फ्रांसीसी सम्मान कमांडर डे ला लीजन डी हॉन्योर, जिसको बोलते हैं लीजन ऑफ ऑनर, से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं? डॉक्टर मंजूषा गांगुली, विष्णु चिंचलारकर, दयानी कृष्ण या फिर सैयद हैदर राजा। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है डी विकल्प। सैयद हैदर राजा जो हैं इनको सम्मानित किया गया था फ्रांसीसी सम्मान लीजन ऑफ ऑनर को, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में मंडला जिले के, ठीक है ना, मंडला जिले के हैं ये। और इनको 1981 में भारत सरकार ने, ठीक है ना, पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। पद्मश्री का भी सम्मान इनको मिल चुका है। उसके बाद में 2007 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये दोनों सम्मान इनको मिल चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किस महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है? अवंती, काशी, पाली या फिर मगध। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अवंती, जो कि मैंने पिछले कई प्रश्नों में कई बार कई वीडियोज में बताया है आपको। मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे महाजनपद काल के समय में। और महाजनपद मतलब महासाम्राज्य। महाजनपद का मतलब, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? महासाम्राज्य उस समय जो हुआ करते थे उनको महाजनपद बोला करते थे। तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, एक अवंती जो कि आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन में है, और दूसरा चेदी, ठीक है ना। ये 2 महाजनपद जो कि मध्य प्रदेश में थे, और टोटल 16 महाजनपद, ठीक है, थे पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में मनाया जाने वाला हरेली पर्व का महत्व किस वर्ग के लोगों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कृषकों के लिए, व्यापारियों के लिए, जनजातियों के लिए या फिर साधु संतों के लिए? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है कृषकों के लिए। जो किसान होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये जो पर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य का ही क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और मध्य प्रदेश में ही ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। इसका नाम है हरेली पर्व, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है।
आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पाएं मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। अगला प्रश्न आ गया, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? मध्य प्रदेश से है ये, तो बताइए किसने की थी? आ, बा, सा और दा। तो इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा जो विकल्प है वो सही है? तो इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है। नन्नुक के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना हुई थी और ये स्थापना 831 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 831 ईस्वी का मतलब हो गया ये 9वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 9th सेंचुरी में इस वंश की स्थापना हुई थी। और इन्होंने जेजाक भुक्ति, ये जरूरी ध्यान रखिएगा, जेजाक भुक्ति के नाम से बुंदेलखंड को उस समय जाना जाता है जब चंदेल वंश की स्थापना की थी। किस नाम से? जेजाक भुक्ति, ठीक है ना, बुंदेलखंड का क्षेत्र था और उस समय बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र वर्धन वंश के सम्राट कौन हर्षवर्धन के अधीन नहीं था? पूर्वी मारवा, पश्चिमी मालवा, उच्चकल्प या फिर उज्जैन? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है उच्चकल्प। उच्चकल्प का जो क्षेत्र था वो हर्षवर्धन के अधीन नहीं था। बाकी का पूरा जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी मालवा, पूर्वी मालवा, उज्जैन, इस पर अधिकार क्षेत्र अपना उसने पा लिया था, लेकिन उच्चकल्प छोड़ दिया था। उच्चकल्प मतलब ऊपर का जो उच्च भारत का क्षेत्र है, मध्य भारत का, उस क्षेत्र को वो छू नहीं पाया था, वहां तक नहीं पहुंच पाया था। और वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी प्रभाकर वर्धन ने, ये आपको पता होना चाहिए। इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन और बहुत ही छोटा इनका वंश चला, ठीक है। उसके हर्षवर्धन और एक राज्यवर्धन, ठीक है ना, दो भाई थे प्रभाकर वर्धन के, और सबसे बड़ा भाई था राज्यवर्धन। उसके बाद में उसका छोटा भाई था हर्षवर्धन।
और इसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री बहन भी थी इनकी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरे 3 भाई बहनों का परिवार था, ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन का। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जबलपुर, मंदसौर, उज्जैन या फिर रीवा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और ये कब हुई थी? ये 1923 में की थी। और झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में लीड करने वाले कौन कौन से नेता थे? तो वो थे माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है ना, ये इसके प्रमुख नेता थे जिन्होंने की झंडा सत्याग्रह का, ठीक है ना, लीड किया था। उसके अलावा और भी नेता थे, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल, है ना, बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये सब सब जो थे इन्होंने झंडा सत्याग्रह को लीड किया था। अगला प्रश्न आ गया, किस गवर्नर जनरल के नाम पर राज्य हड़प नीति, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, के साथ जोड़ा हुआ है? डॉक्टर लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैटिंग या लॉर्ड कर्जन? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही, ठीक है ना, कितना 1848, ठीक है ना, इस समय का जो कार्यकाल था 1848 के समय का कार्यकाल, ठीक है ना, यही समय था जिस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था यहाँ का। और उसी के समय में ये हड़प नीति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले इसने कौन सा साम्राज्य को हड़पा था, अपने कब्जे में लिया था? तो वो था सतारा। सतारा को सबसे पहले हड़प नीति के तहत अपने अंडर में लिया था। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही, ठीक है ना, चार्ल्स वुड शिक्षा नीति आई थी, ठीक है ना, प्राइमरी शिक्षा की जो नीति आई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय आई थी, ठीक है ना। चार्ल्स वुड के नाम से ये नहीं आती, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति बोलते हैं इसे। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, चार्ल्स वुड। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोधी से संबंधित नहीं है? भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि नापना, या फिर एक अनुवाद विभाग की स्थापना करना, अन्न पर से कर समाप्त करना, या फिर बहलोल लोधी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, बहलोल लोधी, जो कि सिकंदर लोधी का बाप था, पिता था, ठीक है ना, उसका जो राजस्व का सिद्धांत था उसका उसने अनुसरण नहीं किया था, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर है, वो इसको फॉलो नहीं किया था उसने। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भू राजस्व निर्धारण के हेतु एक भूमि नापन यंत्र बनाया था, ठीक है। और उसके बाद में एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, जिससे कि उसने, ठीक है ना, एक आयुर्वेद ग्रंथ की भी इसने का अनुवाद करवाया था, जिसको फरंगे, ठीक है ना, फरंग फरहंगे सिकंदरी, इंपॉर्टेंट है ये नाम, इसको आप याद रखिएगा। फरंगे सिकंदरी के नाम से आयुर्वेदिक ग्रंथ की इसने अनुवाद भी करवाया था, ठीक है ना। साथ ही साथ में अन्न था उस पर भी कर समाप्त इसने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी, ये भी बताना बहुत जरूरी है आपके लिए आगे बढ़ने से पहले, ये हुई थी 1451 में। 1451 में बहलोल लोधी ने, ये याद रखिएगा, बहलोल लोधी ने सिकंदर लोधी वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद में सिकंदर लोधी का बेटा था, यानी कि ये तीन लोग थे, ठीक है ना, जो कि लोधी वंश में राज किया। पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा इसका बेटा, यानी कि तीन जो पीढ़ी थी उन्होंने ही राज किया था लोधी वंश ने दिल्ली पर, ठीक है। और इब्राहिम लोधी, ठीक है ना, इब्राहिम लोधी, जो कि राजा यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर। और ये टोटल 1526 तक, ठीक है ना, इसका राज रहा था दिल्ली पर। उसके बाद में फिर मुगल साम्राज्य आ गया था, बाबर ने पहले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन
कि निम्नलिखित घटनाओं का आघातम यानी कि शुरू से प्रारंभ कर सही अनुक्रम में इसको जमाना है। तो इसका जो सही क्रम है वो कौन सा है, ये हमें जमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताइए कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके सही क्रम यानी कि इनके किस सन में कौन सा सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ये चारों को बताना है। तो सही कूट चुनना है इसका। तो इसका जो सही कूट कौन सा है, ए, बी, सी या डी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी वाला। फिर ठीक है, इसको क्लियर करेंगे अपन वो कैसे है। ठीक है ना, सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें चौथा नंबर जो है वो कौन सा है, वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था, ये आया था 1927 में, क्योंकि 1928 में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन जब आया था उस समय, ठीक है ना, क्योंकि उनको स्टेशन पर ही लाठीचार्ज पड़ी थी और सर पे चोट लगने के कारण वो घायल हो गए थे, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो साइमन कमीशन आया था 1927 में। फिर उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कब से शुरुआत हुई, 30, 31 और 32, ऐसे आप याद रखिए। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फिर 1931 में दूसरा हुआ और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसलिए ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कब हुआ था, 1931 में। ठीक है ना, 30, 31 और 32। ठीक है ना, क्लियर हो गया, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये 1931 में हुआ, तो ये कौन सा हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद में तीसरा जो हुआ था वो हुआ था सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। ठीक है, ये हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1932 में, जो कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था, ठीक है ना, उसके बाद में ये घटना घटी थी। ठीक है, और इसमें सांप्रदायिक रूप से जो वोटों का, मताधिकार का विभाजन किया गया था। ठीक है ना, सांप्रदायिक मतलब उसमें मुस्लिम, सिख और कौन, एक और समुदाय था, हाँ वो था अपना निचला तबका। ठीक है ना, उनको इस तरीके से 3 वर्गों में विभाजित करके और ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय का एक नया डिसीजन सुनाया था। फिर उसके बाद में फिर तुरंत उसी के बाद में पूना समझौता हुआ था। ठीक है ना, ये हुआ था अगस्त में, और पूना समझौता इसी सांप्रदायिक अधिनिर्णय के बाद में हुआ था, जो कि हुआ था सितंबर में, 1 महीने के बाद में, क्योंकि इस समय बहुत जम के आंदोलन किया था महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर के रिप्रेजेंटेशन में। ये 1932 में हुआ था। तो थोड़ा सा अंतर है, अगस्त और सितंबर, बस 1 माह का अंतर था। उसके बाद में इस समझौता में ये पूरा काम, मतलब जो भी सांप्रदायिकता के रूप में जो मताधिकार दिया था उसको वापस लिया था, और उसमें पर्टिकुलर क्षेत्र में, वहाँ की विधानसभा के क्षेत्र में जो निचले तबके के लोग थे, हरिजन लोग, उनके लिए सीट आरक्षित की थी। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा फैक्ट, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो कि अपनी नौसैनिक शक्ति, नेवल पावर के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का एक राज्य था, वो कौन सा था, वो चोल, चालुक्य, होयसल या फिर पांडे? तो इसका जो सही विकल्प है वो है चोल, बी। चोल जो साम्राज्य था सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था अपनी नाविक शक्ति के लिए, नौसैनिक, यानी कि नौसेना उसकी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी और वो किसी को भी पछाड़ने के लिए सक्षम थी। तो इसने कईयों बार जो बंगाल की, क्योंकि दक्षिण का क्षेत्र था, तो बंगाल की खाड़ी में इसने अपने नौसैनिक बेड़े को काफी अच्छे से मजबूत कर लिया था और वहां पे पूरी की पूरी अपनी एक छावनी बना के रखी थी। तो उस समय के जो राजा थे चोल के, कौन, राजेंद्र प्रथम, ये आपको पता होना चाहिए। राजेंद्र प्रथम ने, जो कि 1017 ईस्वी में, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1017 ईस्वी के समय में इन्होंने काफी कुछ हासिल किया था अपनी ये नौसेना की शक्ति से। इसने श्रीलंका, सुमात्रा और जावा आदि की जो क्षेत्र हैं उस पर विजय हासिल की थी। ठीक है, तो वो थे चोल साम्राज्य के राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए जाते हैं, यानी कि राज्यों की जो सीटों का बंटवारा है वो किस आधार पर किया जाता है, यह है क्वेश्चन। ये ऑप्शन है आपके सामने, उनकी जनसंख्या के अनुसार, समान रूप से, जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के आधार पर, या फिर वर्तमान
आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है आ वाला, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उनकी जनसंख्या के अनुसार ही राज्यसभा में राज्य को स्थान दिया जाता है, यानी कि जनसंख्या की जो अनुपातिक दृष्टि होती है उसके आधार पर ही प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आ गया, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है? यूटीआई, आरबीआई, सेबी या फिर एनडीसी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सेबी। सेबी स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस, ठीक है, ठीक है। इसमें से सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की पूरी निगरानी करती है। सेबी के द्वारा ही पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का जो कार्यकलाप है उसकी निगरानी में आता है। अच्छा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी, लेकिन इसको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, वो हुआ था 1992 में, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नरसिंह कमेटी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, नरसिंह कमेटी, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद में 1992 में इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। और स्थापना हो गई थी 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करती हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ये पूरा का पूरा जीएसटी कलेक्शन होता है। उसके बाद में जब जीएसटी कलेक्ट हो जाता है देन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है राज्यों में, ठीक है ना। राज्यों में जो उसका राज्यों का जितना अंश होता है वो राज्यों को दिया जाता है, और केंद्र का जितना अंश होता है वो केंद्र को दिया जाता है। जीएसटी कब लागू हुआ था ये भी पता होना चाहिए आपको, वो हुआ था 1 जुलाई 1917 को ये लागू कर 2017, सॉरी 1900 हमेशा आ जाता है जुबान पर। 1 अप्रैल 2017 को ये लागू कर दिया गया था, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी संसद संविधान को संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डी वाला सही है, यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत में जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है ना, वो सरकार का एक स्वरूप होती है, और उसमें 2 हाउस होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा संसदीय प्रणाली में, ठीक है। और ये पूरी व्यवस्था आर्टिकल 74 और 75 के तहत पूरी व्यवस्था की गई है संविधान में, ठीक है। ये तो होती है केंद्र के लिए, ठीक है ना, और राज्य के लिए अलग से आर्टिकल में व्यवस्था की गई है। और राज्य में जो सरकार की जो व्यवस्था है, ठीक है ना, संसदीय व्यवस्था राज्य में वो 163 व 163 से लेके 164 ये दोनों ही हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे कि 74-75 केंद्र के लिए है, तो 163 और 164 जो है ये राज्य के लिए, ठीक है ना, राज्य की राज्य व्यवस्था के लिए ये पूरा प्रभावी ढंग से इसमें प्रावधान दिया हुआ है संविधान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारत के उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार के अर्थ को इस प्रकार व्यापक बनाया गया है कि जिसमें निम्नलिखित व्युत्पन्न अधिकार शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यायालय की परिभाषा में शामिल नहीं है? भोजन तथा पर्याप्त जीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतः स्वास्थ्य वातावरण की जीने का अधिकार, या फिर स्वास्थ्य एवं सूचना का अधिकार? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, जो कि इसकी परिभाषा में शामिल नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य एवं सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न आ गया, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसको बोलते हैं कोरल रीफ निम्नलिखित देशों में से किस के तट पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना या फिर फिलीपींस?
तो इसका जो सही विकल्प है, बिल्कुल सही बताएंगे अगर आप बिल्कुल जानते हैं तो, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही है यहाँ पे की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई में ये 1900 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई इसकी 160 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। इसको आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर है। उत्तरी पूर्वी तट पर ये पूरी की पूरी कोरल सागर, इसको बोलते हैं कोरल सागर, क्योंकि पूरे में कोरल ही कोरल रीफ फैली हुई है। कोरल सागर के नाम से जानी जाती है ये रीफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें एक क्षेत्र का जो कुल वन क्षेत्र है सबसे कम है, न्यूनतम है? तो कौन से राज्य का है? सिक्किम का, गोवा का, हरियाणा का या फिर केरल का? तो इसका जो सही विकल्प है वो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। अगर इन सभी ऑप्शंस को देखा जाए, हरियाणा में कुल 3.62% ही यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र है, ठीक है ना, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक देखा जाए इन ऑप्शंस में तो सिक्किम है, यहाँ पे की 42.8% एरिया वन से घिरा हुआ है, ठीक है। बाकी फिर सेकंड इसके बाद में आता है गोवा, जो कि 33.8% है। उसके बाद में फिर केरल का नंबर लगता है, जो कि 26.5% के आसपास का एरिया केरल में फॉरेस्ट कवर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच की सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायती शक्ति के प्रावधान के उत्तरदायी के निर्धारण के लिए, या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए वाला, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए ही इसमें प्रावधान किए गए हैं, जो कि संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची है, ठीक है। इसमें जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध बताए गए हैं। और 6वीं अनुसूची में जो कि 7 सिस्टर हैं, ठीक है ना, 7 जो 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 राज्य हैं, कौन से, जो बिल्कुल पूर्व में पड़ते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं वहां पे, ठीक है ना, उन पर प्रशासन का पूरा प्रावधान इसमें बताया गया है, ठीक है। और पूरे संविधान की टोटल कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं संविधान में, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, असम में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है गुजरात में। गुजरात का जो कच्छ का रण है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, कच्छ का जो रण है, ठीक है ना, वहां पर जंगली गधों का अभ्यारण्य स्थापित है वहां पर। और इसकी स्थापना हो गई थी 1972 में, इसकी स्थापना हुई थी। और ये टोटल 4974 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। जंगली गधों का है ये, कहां पर? कच्छ के रण में, ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर जाता है? ए, बी, सी या डी? तो कौन सा विकल्प है इसमें से कि अपन चुनेंगे? कौन सा मार्ग है जो कि इन तीनों राज्यों को होकर जाता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 6, ठीक है ना, NH, इसको बोलते हैं NH6, नेशनल हाईवे जो 6 है, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है, ठीक है। और इसकी टोटल जो लंबाई है, यह है 1949 किलोमीटर की लंबाई है। और इसी तरीके से NH जो 4 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, ठीक है ना, इसकी जो टोटल लंबाई है ये कितनी है? ये 1100, एक मिनट, ये है 1156 किलोमीटर का रन है NH4 का। और इसी तरीके से NH5, इसकी जो लंबाई है ये है 1447 किलोमीटर, ठीक है। और NH7 ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? ये है 2369 किलोमीटर का, सबसे बड़ा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं NH7, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस। वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। और टोटल 25 क्वेश्चन मैंने कवर किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें आप। कमेंट करके आप पूरी जानकारी दें मेरे को कि वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी लगातार मेरी इस चीज़ से जुड़े रहें। और जुड़े रहने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ऑल नोटिफिकेशन वाला जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्रिप्शन है, वो लेना पड़ेगा आपको। ऑल के साथ में ऑल रेडियो बटन, साथ में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि वो सारे वीडियोस जो कि मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और सारे MPPSC 2020 के जितने भी प्रिपरेशंस के वीडियोस हैं वो आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।